माफिया अतीक अहमद के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और 44 साल बाद पहली बार माफिया अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हो पाई है। 44 साल का जो उसका क्राइम रिकॉर्ड रहा, इसमें तमाम लोगों ने उस पर कार्रवाइयां करने की कोशिश करी, पर तमाम ऐसी विसंगतियां रही जिस कारण वो कार्रवाइयां नहीं हो पाई। अतीक के साथ साथ उसका जो पूरा साम्राज्य था वो भी लगातार फैलता गया और उसके गुर्गों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। लेकिन कुछ ऐसे भी गुर्गे रहे जो शुरुआती दौर से लेकर के आज तक, यानी कि उमेश पाल के हत्याकांड तक, उन लोगों ने लगातार अतीक के कहने पर काम किया है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी हैं, जिनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने अपराधियों के ऊपर तमाम बार शिकंजे कसे हैं। एसटीएफ में भी राजेश पांडे जी रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पे। बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी, आपने जिस तरीके सुना, अतीक अहमद पर हम बात करने वाले हैं। अतीक अहमद को लेकर के आप लोगों ने तमाम उसके केसेस पर काम किया है, उसके लोगों पर कई बार कार्रवाइयाँ की हैं। अगर मैं इतिहास की बात करूं, क्योंकि 44 साल में पहली बार उस पर कोई सजा हुई है, अगर आपकी बात की जाए, आप कब से अतीक अहमद के किस केस में सबसे पहली बार आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके लोगों पर इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्योंकि हमने देखा कि लखनऊ में भी जो एक हत्याकांड हुआ तो उसके बाद उसके लोगों को आपने पकड़ा था। तो सबसे पहले सर, क्या आपका वाकया रहा, उस पर आपसे शुरुआत करना चाहिए। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 98 में यूपी एसटीएफ का गठन हुआ। उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम अपने चरम पे था और ये अपराधी शिव प्रकाश शुक्ला भी अपने चरम पे था। और माननीय कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे और उन्होंने ही एक छोटी सी यूनिट जो सिर्फ इसी माफिया पे काम करे उसका गठन किया था। मैं था, सत्येंद्र वीर सिंह साहब उसमें एडिशनल एसपी थे और अरुण कुमार साहब एसएसपी थे। हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया शिव प्रकाश पे, उसके मूवमेंट पे, तो एक हत्या का पता लगा फैज़ाबाद का, सराय राशि में हुई थी। 96 या 97 में हुई थी हत्या। ये सत्येंद्र सिंह नाम का एक ठेकेदार था, बड़ा ठेकेदार था पीडब्ल्यूडी का, और उसके तमाम राइवल्स थे वहाँ पर। पहली बार सत्येंद्र सिंह की हत्या में उसका नाम आया। उस समय वो अशोक सिंह के नाम से जाना जाता था, शिव प्रकाश, और वो हत्या AK-47 से हुई थी। तो जब ये इनपुट हम लोगों को फील्ड से मिला तो ये हुआ कि उस समय सत्येंद्र सिंह के साथ वाले होंगे जिनसे उनकी दुश्मनी है, उनसे पता किया जाए। तो घटना के कुछ चश्मदीद हम लोगों को मिल गए, जिन्होंने बताया कि साहब, सराय राशि में आगे आगे अपनी जिप्सी से सत्येंद्र सिंह जा रहा था और उसके साथ 2-3 लोग पीछे राइफल लेके बैठे हुए थे, और पीछे से उसके पीछे एक और गाड़ी थी, मारुति 800। एक तीसरी मारुति 800 ने चेज़ किया, सायरन बजाया, और जैसे ही सत्येंद्र सिंह ने सिर निकाल के बाहर देखने की कोशिश की कि पीछे किसकी गाड़ी का सायरन है, उस पर बर्स्ट फायर हुआ AK-47 का। गाड़ी डिसबैलेंस हुई और चली गई। पीछे वाली गाड़ी में ये पता लगा कि उसमें संतोष सिंह और गुड्डू मुस्लिम थे। ढूंढा गया कि भाई ये कौन है, और ये भी बताया गया कि संतोष सिंह ने सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी, और बाद में इन लोगों ने उसको एक एक्सीडेंट दिखा के बाराबंकी में मार दिया था। उसको ढूंढा, उस समय तक ये भी पता नहीं था गुड्डू मुस्लिम कहाँ। ये पता लगा कि इलाहाबाद का रहने वाला है। खैर, पहला वाकया था जब गुड्डू मुस्लिम पहला वाकया, पहली बार उसी में साबता हुआ। और रीज़न ये था कि वो हमको शिव प्रकाश के, चूँकि वो शिव प्रकाश से दुश्मनी मानता था, उसके अच्छे मित्र संतोष सिंह को शिव प्रकाश ने मारा था, तो वो शिव प्रकाश के गैंग को वो चेज़ कर रहा था। ये हम लोग की जानकारी में आ गया। तो ये हुआ कि अगर वो मिल जाएगा तो शिव प्रकाश के नए ठिकाने, उनके नए दोस्त, उसका फायर पावर कितनी है, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो एक यूनिट गई और इत्तेफाक से खुलदाबाद में मिल गया गुड्डू मुस्लिम। उसको वहाँ से एसटीएफ हम लोग ले आए और पूछताछ शुरू की उससे। बिल्कुल यंग था, शादी नहीं हुई थी, और फिर थोड़ी सी कड़ाई के बाद डिटेल 5 साल उसको हो गया था अपराध में। उस समय मैं 97-98 में 5 साल उसे अपराध में हो गया था। और उसने, उसमें उम्र क्या रही होगी सर उसकी उम्र रही होगी बामुश्किल तमाम 22-24 साल रही होगी। मतलब 15-16 साल से गुड्डू मुस्लिम अपराध की दुनिया में 15-16 साल से आ गया। और उस समय जो घटनाएं उसने बताई थी, वो घटनाएं सब में उसने बम के इस्तेमाल करने के बाद, बम से ही उसने हत्याएं की थी। सर, रहने वाला गुड्डू मुस्लिम, रहने वाला प्रयागराज का है वो। और उस समय जो उसका पता दिया गया था, जो उसने लिखाया था, उसने लिखा था ग्वाला की सरैया
चौकी गडरियनपुरवा, थाना करणगंज, जनपद इलाहाबाद। ये इस पते में जब हम लोगों ने पूछताछ की, लंबी पूछताछ की, फिर उसने संतोष सिंह ने कैसे उसकी मुखबिरी की, वो कैसे इन लोगों ने मारा उसे, फिर उनके किन किन साथ के लोगों को वो जानता है। बल्कि उसने ये भी बताया कि पीछे जब ये गोली चली तो पीछे वाली गाड़ी जिससे AK-47 से फायर किया जा रहा था वो हम लोगों ने देखा। और मेरे पास उस समय एक बैग में 8 बम थे और एक मुंगेर वाली 9mm की पिस्टल थी। ये गुड्डू मुस्लिम ने कहा कि 8 बम थे। हाँ, 8 बम थे। मेरे कहने का आशय ये कि 97-98 में भी वो बम ही उसका फेवरेट था। और आपने अभी जब ये उमेश पाल की हत्या में देखा कि बैग से किस तरह से, जैसे हमको याद आता है वो बरसाने में एक लड्डू की होली खेली जाती है कि वो लड्डू निकाल निकाल के सॉफ्टली उसको आदमी फेंकता है, वो जो ट्रेडिशन है। इंटरोगेशन में इस बात का पता लगा है वो बम क्या खुद बनाता है? खुद बनाता है वो। और उसके बारे में बाद में सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये पता लगने लगा कि साहब वो बम बनाने का इस कदर एक्सपर्ट है कि मसाला कहते हैं उसमें जो आप फास्फोरस और बाकी चीज़ें रखते हैं, कि जेब में मसाला रखे रहता है, वो डिबिया रखे रहता है। और अगर डिबिया नहीं है तो कागज़ पे, अखबार के टुकड़े पे, और वो बांधता जाता है और बनाता जाता है और फेंकता जाता है। इतना कॉन्फिडेंस और इतना एक्सपर्ट। ये कोई मैं नहीं, वहाँ उस इलाके में, करेली के इलाके में, चकिया के इलाके में, धूमनगंज में, इवन सिविल लाइन में, खुलदाबाद में, आप किसी से पूछ लीजिए, गुड्डू मुस्लिम बमबाज को हर कोई जानता है। अगर बम का कोई इंसिडेंट वहाँ कहीं आसपास हुआ है तो गुड्डू मुस्लिम का है। सर, हमने देखा प्रयागराज में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम चुनाव के दरमियान कई बार इस तरह की बमबारी जैसी घटनाएं होती थी, तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों में गुड्डू मुस्लिम जैसे ही लोग शामिल थे या गुड्डू मुस्लिम के ही चीज़ें? नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो नहीं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में उस जमाने में, जब मैं यहाँ CO हजरतगंज सन 95 की बात बता रहा हूँ, उस समय बम ही असली हथियार था। उस ज़माने के लोग जो उस समय छात्र राजनीति में थे वो आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, सरकारों में हैं, MP MLA हैं। आप उनसे किसी से पूछिए। राजेश राय साहब हमारे SP ट्रांसगोमती थे, मैं CO महानगर था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कैंपस में एक हॉस्टल वर्सेस दूसरा हॉस्टल, एक गुट वर्सेस दूसरा गुट, जब ये बम न चलते हों। और वही दौर था जब गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर छात्र राजनीति में लोग उसको अपने काम से बुलाते थे कि ये रहेगा तो बम चलाएगा। देखिए, इलाहाबाद का तो बम का इतिहास बहुत पुराना है। दारागंज में, जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि पुराने बमबाज दारागंज, तेलियरगंज में आज भी आपको मिलेंगे। हाथ कटे हुए मिलेंगे, उंगलियां कटी हुई मिलेंगी, लेकिन बमबाजी वहाँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो जब हम लोग पढ़ते थे तब वो हिंदी डिपार्टमेंट के कुएँ के पास से ही बमबाजी शुरू होती थी। मतलब कोई अलार्म का सिस्टम नहीं था, कोई घंटे का सिस्टम नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगता था। अगर वहाँ 4 बम फटे तो वो कॉलिंग अटेंशन है कि छात्रों को समझ जाना चाहिए कि कुछ होने वाला है, कोई जुलूस निकलने वाला है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद होने वाला है कैंपस के भीतर। तो हिंदी भवन के पास उस जमाने के जो पास आउट हैं, तमाम बड़े IAS अधिकारी हैं, कुछ अभी अभी रिटायर हुए हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास आउट हैं, उस ज़माने के 90 के दशक के, उस ज़माने में जो भी रहा है, हर एक ने इन बम की आवाज़ भी सुनी है, बम का इम्पैक्ट भी सुना है, बम की जो कार्यशैली वहाँ राजनीति में, छात्र राजनीति में थी, उसको भी जानते थे। लेकिन गुड्डू मुस्लिम उस पूरे दौर में यहाँ के छात्र नेताओं के साथ रहा। तमाम बड़े बड़े, उसका नाम आया गोम्स, जो लामार्टिन का टीचर था, सवेरे सवेरे उसे गोली मारी गई, तो वो भी उस समय वहाँ था। हालांकि उसमें बम का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह के तमाम अपराधों में उसका नाम आया था। उस इंट्रोगेशन रिपोर्ट में उसने बताया था। उसके बाद खैर बंद हुआ, थोड़े दिन में ज़मानत हो गई, फिर वो इन लोगों के पास चला गया। और हमारे ख्याल से ये 90 के दशक में ही 95-95 के आसपास ये पूरी तरह से 100% डेडिकेट होकर अतीक के लिए काम करना इसने शुरू किया। अतीक का आपने जिक्र किया, अतीक जैसे 95 में उसने काम करना शुरू किया, तब से लेकर के आज चूँकि 95 से अब तक की बात की जाए लगभग 28-30 साल का वक्त हो चुका है। क्या क्या चीज़ें अतीक के लिए उसने की, अगर आप, क्योंकि आपने चीज़ों को बारीकी तौर पर देखा है, अतीक के लिए किस तरीके से काम करता था? अतीक का जो साम्राज्य था, ये इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, किसी से छिपा नहीं है कि मैं बताऊं तभी आप उसको ऑथेंटिक मानेंगे। ज़मीन के कब्जे, जैसे आधा सिविल लाइन एक मतलब ऐसी खूबसूरत जगह थी हम लोगों के स्टूडेंट लाइफ में।
बड़े बड़े बंगले, कई कई बीघे के बंगले, बंगले में बीच में बंगला, चारों तरफ उसमें 10 बीघे के लॉन, आधा सिविल लाइंस अतीक के लोगों ने कब्जा कर लिया। उनकी मोडस ऑपरेंडी थी, 4-6 आदमी चले गए, पूछा कि आप इसको बेचने वाले हैं क्या? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, हम तो बेचेंगे नहीं। शाम को किसी ने उनके यहाँ 4 बम फेंक दिए, डराने के लिए, डराने के लिए। अब वो छोड़ दे, शरीफ आदमी, उसको बार बार उसके यहाँ बम फेंके जा रहे हैं। फिर कोई आके कहता साहब मकान बेच दीजिए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। तो मरता क्या न करता, पुलिस डरा करके लोगों से कम पैसे में। हाँ, पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जैसे ये लोग इंसिडेंट करके आते थे, सबसे पहले आप देखिए ना, वो अब आइडेंटिफाई हुए पुलिस वाले जो उसकी मदद करते थे। इसी पर मैं आना चाह रहा था सर, क्योंकि अभी हमने देखा कि बीच में 8 पुलिस वालों को सबसे पहले हटाया गया, फिर 12 पुलिस वालों को ट्रांसफर किया गया, और हमने ये भी देखा कि जब पिछले 44 साल का जो उसका पूरा टेन्योर रहा, पूरा क्राइम हिस्ट्री रही, उसको कभी किसी मामले में कोई सजा नहीं हो पाती थी। जो भी गवाह रहता था वो मुकर जाता था। पुलिस के लोग कहीं ना कहीं मिले जुले रहते थे, क्योंकि आप खुद पुलिस में रहे सर। इसका टेरर कितना था? क्या पुलिस के लोगों पर भी इसका था टेरर? देखिए, सब पे टेरर था। देखो, ये जिससे ये साम दाम दंड भेद, इन चारों मामलों में जिससे किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जिससे किसी को डराया जा सकता है, इन सब में माहिर था। जिसको उससे पता लग जाए कि साहब ये पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, चाहे जिस विभाग के हों, उनको पैसा दे दिया। गवाह ट्रायल के समय में अदालत पहुंच नहीं पाए, जो पहुंचा वो ऑब्लाइज होकर पहुंचा, होस्टाइल हो गया। ये सारा सिलसिला टूटना शुरू हुआ जब इन्होंने नैनी के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, ये खुद लोगों के साथ घुस गया, पता नहीं एडमिशन के सिलसिले में तोड़ फोड़ की, वहाँ पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। इसी बीच में ये मुकदमा भी कायम हुआ, जमानत भी हो गई। कोर्ट को बहुत ताजुब हुआ कि साहब ये इतनी किस ईयर का मामला सर? ये हमारे ख्याल से 5-6-7 साल पहले की बात है। आप अगर देखें 16-17 की बात होगी। तो कोर्ट ने कहा साहब इतनी लंबी क्रिमिनल जमानत किसने दी इसकी? हाईकोर्ट ने कहा। फिर वो ऑर्डर आया। फिर ये धीरे धीरे कोर्ट ने जब और पूछताछ शुरू की तो पता लगा साहब ये 48 मुकदमों में आज की तारीख में बेल पर है। फिर कोर्ट ने सारी बेल ऑर्डर्स को रिव्यू करने के लिए कहा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, और फिर सारे में उसके बेल कैंसिल हुई और वो जेल गया। तो ये जो साम्राज्य था, आप देख रहे हैं कि उसमें पुलिस वाले भी, जेल वाले भी। भाई ये साम्राज्य कैसे चल रहा है? वो अग्रवाल को देवरिया जेल में बुलवा के वहाँ पिटवा दिया, मोहित अग्रवाल को। तो ये भी आप जानते हैं। और यहीं लखनऊ में एक वाकया हुआ था, पीजीआई के पास बड़ी ज़मीन थी, एक बड़े व्यवसायी हैं यहाँ के। एक दिन उसमें ईंट गारा बालू सब गिरने लगा। अब वो उन्होंने कहा साहब आप कौन? उनका सब मैं अतीक अहमद हूँ। उनके लोग थे यहाँ पे, और अब इसको भूल जाइए आप। फिर सब जगह बात कही गई, हमसे भी बात कही गई, फोर्स लगाई गई, पीएसी लगाई गई, वहाँ पे नहीं घुसने दिया गया। लेकिन इलाहाबाद में ये संभव नहीं था। इलाहाबाद में हाँ, डरना एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन सब मैनेज होते थे। जो जिस चीज़ से मैनेज हो रहा है, बड़ा पॉलिटिकल आदमी है, उसकी भी ज़मीनें कब्जा हुई, वो कहाँ तक जाएगा? वो अपने पॉलिटिकल लीडर के पास तक जाएगा। तो क्या राजनीतिक संरक्षण भी 100? भाई अब इसमें कोई शंका थोड़ी है कि राजनीतिक संरक्षण, जो पुलिस का संरक्षण तो अब प्रूव हुआ। आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से जेल कर्मचारियों का संरक्षण प्रूव हुआ, कैसे वो जेल से पूरी सल्तनत चला रहा है। मोबाइल मिलता है उसके पास, मोबाइल रहता है उसके पास, तभी तो ऐसा करता है। अतीक का भाई सर अशरफ, उसके बारे में किस चीज़? देखिए ऐसा है ना, ये अतीक हो चाहे अशरफ हो चाहे गुड्डू मुस्लिम हो जावेद हो, कोई भी उनका पूरा ग्रुप, कोई इनमें ऐसा नहीं जो एक दूसरे से अलग है। सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब वही काम करते हैं। अच्छा सर, ये उमेश पाल की जो हत्या हुई, क्योंकि उमेश पाल भी पहले ये कहा जाता है कि अतीक के लिए काम करता था, फिर बीच में राजूपाल का चुनाव जीतना, उसके बाद का सर क्या वाक़या है? क्योंकि आपने इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है। जी देखिए, एसटीएफ में हम लोगों ने जितना परसू किया था, एसटीएफ की पूरी टीम ने परसू किया था। इलाहाबाद की जो यूनिट है उसने इसका पूरा डोजियर उस समय तैयार किया था। तो जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है। अच्छा, चूँकि पॉलिटिक्स में था, सांसद रहा, विधायक रहा, तो हर किसी से बात करने की उसे छूट थी। अधिकारियों को भी अपनी उल्टी सीधी बातें बता देना, पॉलिटिकल लोगों से भी, मान लिया एसएसपी सुनने को तैयार नहीं है इलाहाबाद का, तो किसी पॉलिटिकल आदमी से कहलवा दिए, जो ऐसा पॉलिटिकल आदमी जो मायने रखता है उस सिस्टम में।
तो ये उसका बड़ा प्लेन एंड सिंपल बता तो रहा हूँ। आप वहाँ खड़े हो जाइए, कहीं भी चकिया में खड़े हो जाइए, धूमनगंज में खड़े हो जाइए, खुलदाबाद में खड़े हो जाइए, करेली में खड़े हो जाइए, आप 10 किस्से सुनिए। लोग इसके किस्से कहने से डरते थे, बताने से डरते थे, नाम लेने से डरते थे, ऐसा भय था। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने जो, मतलब आप सोचिए कितने लोगों के दिल में खुशी आई होगी जब मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अब जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो आपके कैमरे पे आके नहीं बोलेंगे, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप उनके दिल से पूछिए कि उन्हें कैसा लगा होगा कि चलो कोई आया है इसको मिट्टी में लाने वाला। नहीं, कभी लगता ही नहीं था कि इसकी सल्तनत इलाहाबाद से कम होगी, खत्म होगी, जाएगा, कभी नहीं लगा। इसके पीछे उमेश पाल का जो मर्डर, इसके पीछे आप क्या थ्योरी मानते हैं? हालांकि अभी ये चीज़ें प्रूव होनी, लेकिन इसके पीछे आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं? देखिए, मामला चूंकि सब जुडिस है, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर इतने मुकदमों में, 40 के आसपास मुकदमों में बेल कैंसिल करके जेल जाना, सामान्य आदमी भी जान गया कि इतने मुकदमों में फिर से बेल होना, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस है उसके बाद, ये मुश्किल काम है। यानी बाहर आते आते इनको 10 साल 20 साल लग जाएंगे। तो इनकी जो रिट थी वहाँ चलती थी, वो आप ये समझ लीजिए कि वो ख़त्म सी हो गई। लोग जो है अतीक से इसको अतिकवा कहने लगे। ये सब 2-3 साल का है। 2 बेटे भी जेल चले गए। 2 बेटे भी जेल चले गए। तो ऐसा लगा कि अब ये इसकी सल्तनत अब ढलान की ओर है, ख़त्म है, कोई अब इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो उसको, उस पोजीशन को कैसे रीगेन किया जाए। देखिए, उमेश की गवाही हो चुकी थी, एक दिन पहले क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, केवल किसी सवाल के लिए या 5 मिनट के लिए, और कोर्ट ने गवाही क्लोज कर दी थी, फिर भी टाइम दिया था, ठीक है कल आइएगा। ऐसे में उसके मारने का, अब उसकी हत्या से क्या मुकदमे के परिणाम पे कोई अंतर आया? आजीवन कारावास उसी मुकदमे में हुई। वर्चस्व है, केवल वर्चस्व है कि लगा कि भाई अब तो हम ढीले हो रहे हैं, अब तो लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब जिसको कहा जाता है पैसा पहुंचा दो या ज़मीन लिख दो, वो कहता है कि अच्छा हम बाद में देखेंगे। वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। मजाल है किसी की, अगर ये फ़ोन कर रहा हो कोई स्विच ऑफ कर ले, 4 आदमी पीछे पीछे पहुंच जाया करते थे। तो ये है वो उसका, अब ऐसा लग रहा है कि उसकी सल्तनत टूट रही है, बिखर रही है, ख़त्म हो रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगी। देखिए, कानून से, सिस्टम से कोई नहीं लड़ पाया और लड़ भी नहीं सकता है। कानून और सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं है कि वो लंबे समय तक उनसे लड़ाई लड़ें। वो कुछ कमी, कुछ लूप होल, कुछ राजनीतिक संरक्षण, इन सब की वजह से ये इतना लंबा सरवाइव करके और यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अब वो समाप्ति की ओर है, उसका साम्राज्य समाप्ति की ओर है, और अब हमें लगता नहीं है कि उसको जल्दी वो इस स्थिति में होगा कि फिर अपने उसी तरह के साम्राज्य को प्रयागराज में दोहराए। पर सर, अब बेटे से मैसेज तो दिलवाने की कोशिश रही है ना कि हम, देखिए, पूरा बेटे से क्या, उसको पता नहीं था जब इतने दिन रैकी की है कि वहाँ कितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उनको पता नहीं था कि उस रोड पे जहाँ उसका घर है और उसे किडनैप करके ले जाया गया था, यही लोग ले गए थे, उसके ऊपर कितनी बार आक्रमण हो चुका, उसके ऊपर कितनी बार हमला हो चुका। तो ये तो सामान्य सी बात है कि उसने आसपास सारी CCTV, आप देखिए ना, कम से कम 10 कैमरों की CCTV फुटेज तैर रही है सोशल मीडिया पे, ये बात उसको भी पता थी। तो CCTV लगे होने के बावजूद दिन के समय किसी ने मुंह नहीं ढका था उसमें, सब खुले मुंह से, सिर्फ इसलिए कि आप ये जानिए कि अभी हम हैं, अभी हमारा वर्चस्व है। जो धीरे धीरे करके पिछले 5 सालों में उसको वहाँ साबरमती भेज दिया गया है, लड़के इधर उधर हैं, अशरफ बरेली में हैं, उसके अपने लोग भी, अपना गैंग भी सब छिटक के दूसरा काम लोग करना शुरू कर दिए थे, ये वो मैसेज देने के लिए। लेकिन उसे गलती हुई कह लें, या वो अपने आप को कानून से बहुत ऊपर समझने लगा और ये समझने लगा कि जो वो करेगा वही सही है। ऐसा नहीं है। सिस्टम जब सतर्क होता है, सिस्टम जब सजग होता है और सिस्टम जब चाह लेता है
तो ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है समाज में। बिल्कुल। तो देखिए, वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या कराई, और जिस तरीके से उसका साम्राज्य इतने लंबे समय से चल रहा था, उसमें किस तरीके से सफ़ेदपोश से लेकर के नौकरशाहों का उस पर हाथ था, इसको लेकर के राजेश पांडे जी ने रिपब्लिक से अपने जो तमाम उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उसको साझा किए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक, अर्बन ट्रक, लखनऊ।